नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक बार आपके ही चैनल माइल एसेस मैनेजमेंट पे और मेरा नाम अभिषेक पटेल, जैसा कि आप जानते ही हो। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है इन्फ्लेशन। तो आप ना नोटिस करते होंगे कि आजकल डेली लाइफ की चीजें हैं, सामान है, उसमें ना प्राइस बढ़ गया है। जो कभी दाल चावल 30 रुपए किलो 25 रुपए किलो मिला करता था, वो 50 रुपए किलो हो गया है। तो महंगाई जब बढ़ती है ना, उसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। तो महंगाई को समझना भी बहुत जरूरी है कि महंगाई तो है, महंगाई बढ़ेगी। लोग बोलते हैं, घर पे आप सुनते होगे महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, इससे हमारा क्या? हमें बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है जब महंगाई बढ़ती है। तो याद रखिएगा आप ये बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब अगर आप पैसा अर्न करते हो, आप अगर पढ़े लिखे हो, अगर आप हाउस होल्ड भी संभाल रहे हो ना, तब भी आपको महंगाई समझना उतना ही जरूरी है जितना गवर्नमेंट आपको समझाने की कोशिश कर रही है। चलो कोई नहीं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कि इन्फ्लेशन होता क्या है। तो एक पहले ना छोटा सा एग्जांपल से चालू करते हैं यार, एक पानीपुरी की एग्जांपल से, कि एक गोलगप्पा जो, या फिर कहीं आप लखनऊ में जाओगे तो बतासे बोलते हैं, जो आज से ठीक 10 साल पहले 10 रुपए के 10 या 12 मिला करते थे, वहीं पे आज 20 रुपए में 2-3 मिलना भी मुश्किल हो गया है। जी हाँ, अभी मैं रिसेंटली दिल्ली में था, वहां पे भी इस तरीके का सिचुएशन आ गया कि 20 रुपए में 2 या 3 ही, बस दैट्स इट। तो इस तरीके से जो है मार्केट में अभी इन्फ्लेशन इंक्रीज हो गया पिछले 10 सालों में। समझ रहे हो कहां इन्फ्लेशन जा रहा है? तो इन्फ्लेशन को समझना बहुत जरूरी है यार, कि इन्फ्लेशन होता क्या है, किस तरीके से ये आपको दिक्कतें दे सकती है, कैसे इंपैक्ट करता है हमारी निजी जिंदगी को। समझ रहे हैं? तो इन्फ्लेशन होता कितने तरीके का है, ये पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। जो पहला है वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जो दूसरा है वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और तीसरा जो है वो है इनबिल्ट इन्फ्लेशन। तो इन तीनों को हम डिटेल में एग्जांपल्स के साथ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन के ऊपर। तो बेसिकली जो है ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ना, या फिर महंगाई, ये हमारे वजह से ही बढ़ता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सपोज दैट कि जो मार्केट की सप्लाई और डिमांड, जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं या फिर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट रह चुके हैं, उन्हें ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पूरे तरीके से मैं कवर करूंगा इकोनॉमिक्स के एक पार्ट जो कि डिमांड एंड सप्लाई को, लेकिन प्रॉपर्ली उस तरीके से नहीं करूंगा, बस नॉर्मल इन्फ्लेशन के रूप में करेंगे। जैसे कि बहुत लोग जानते होंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ठीक है ना, या फिर प्राइस इलास्टिसिटी, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, या फिर डिमांड सप्लाई कर्व। तो उसी तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे एक छोटा सा पार्ट। तो किसी भी एक चीज की डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, सपोज दैट जैसे अभी आटे की डिमांड जो है वो टोटल 40 केजी है, लेकिन जो सप्लाई है ओवरऑल इंडिया वो मात्र 30 केजी है। तो जब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम हो, तो उस समय पे क्या सिनेरियो प्रेजेंट होता है, फिर किस तरीके से इन्फ्लेशन वर्क करता है, ये समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से एग्जांपल के साथ, जो कि है कुछ समय पहले आपने सुना होगा कि प्याज की दाम जो है दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रही है, फिर टमाटर की दाम दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ रही है। कहीं 80 रुपए किलो, कहीं 100 रुपए किलो, कहीं 120, कहीं 140, कहीं 200, कहीं 240 तक की दाम जो है इंक्रीज हुई थी प्याज के ऊपर और टमाटर के ऊपर भी। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि मार्केट डिमांड जो है वो मार्केट सप्लाई को मीट नहीं कर पा रही थी। मतलब जहां पे 50 किलो का डिमांड था, वहां पे 25 या 30 किलो ही आ पा रहा था। ये चीजें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो इन्फ्लेशन यहाँ पे किस तरीके से रोल प्ले करता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन के ऊपर या फिर महंगाई के ऊपर। तो जो नॉर्मल रिटेलर रहते हैं वो इस समय पे क्या करते हैं, प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। जो 5 रुपए का सामान था उसको 10 रुपए भी कर देते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, जो भी लोग हैं, जो ए पर्सन है या बी पर्सन है या बहुत सारे लोग हैं, उनकी जो डिमांड है उसमें क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब वो घट जाता है। जहां पहले आपकी फैमिली 5 किलो प्याज यूज कर रही थी महीने की, अब वो 2.5 किलो ही यूज कर रही है। इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग जो है उनका डिमांड जो है छोटे छोटे तौर पे क्लियर हो सकेगा और वो मीट कर पाएंगे डिमांड से और सप्लाई से, ठीक है। इसीलिए इसको बोला जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। अब दूसरा जो है वो भी बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या है, ठीक है, इसको भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि आनंद महिंद्रा है, जो कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के मालिक हैं, उनकी कंपनी में जब गाड़ियां बनती है तो जैसे उनके पार्ट्स की भी कीमत होती है, मैन्युफैक्चरिंग की भी कीमत होती है, एम्प्लॉय जो वर्क कर रहे हैं उनकी भी कीमत होती है। तो जो वो काम कर रहे हैं अगर उसमें वृद्धि हो जाता है, जैसे कोई पार्ट्स अगर 10 रुपए का आ रहा था वो 15 रुपए बढ़ के हो जाता है, कोई लेबर 10 रुपए में खट रहा था वो अगर 50 रुपया हो जाता है, तो फिर क्या होगा, आनंद महिंद्रा भी रेट बढ़ाएंगे गाड़ियों की। जो कभी स्कॉर्पियो 12 लाख रुपए में मिला करता था वो 16 या 18 लाख रुपए हो गया। तो ये कैसे हुआ? ये होता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन के बदौलत। और ये कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन या फिर महंगाई हम इनबिल्ट में और अच्छे तरीके से समझ जाएंगे, क्लियर हो जाएगा हमारा डाउट। तो कॉस्ट इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है ये भी आपको पता चल गया, डिमांड इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है ये भी आपको पता चल गया। अब हम जाते हैं इनबिल्ट इन्फ्लेशन के ऊपर। तो ये इनबिल्ट इन्फ्लेशन किस तरीके से काम करता है? अगर आप किसी भी ABC कंपनी में काम कर रहे हो और आपकी जो वेजेस है या फिर सैलरी अगर आप उसका इंक्रीमेंट चाहते हो, तो आप क्या करते हो, तो आप टॉप लेवल मैनेजमेंट को मेल करते हो कि यार भाई मेरी सैलरी बढ़ा दो, ठीक है। तो उस समय पे क्या होता है, कंपनी
कंपनी आपकी सैलरी तो बढ़ाती है, सबकी सैलरी बढ़ाती है, हर साल 30% तक की हाइक जाती है सैलरी में। तो वहां पे कंपनी जब इंक्रीज करती है तो अपना जो प्राइस इन्फ्लेशन को मीट करने के लिए जितने भी लोकल प्रोडक्ट रहते हैं तो उसको क्या करते हैं, प्राइस उसमें भी इंक्रीज कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं इनबिल्ट इन्फ्लेशन। वही कॉस्ट इन्फ्लेशन के जैसा कि जब वेजेस अगर बढ़ता है तो उस समय पे क्या होता है, आनंद महिंद्रा स्कॉर्पियो का दाम बढ़ा देते हैं क्योंकि उनको खुद महंगा मिल रहा होता है, और ये भी एक तरीके का इन्फ्लेशन ही है। तो ये इन्फ्लेशन हम क्यों जान रहे हैं? इन्फ्लेशन क्या कंट्रोल नहीं किया जा सकता? इन्फ्लेशन किस तरीके से हमको इंपैक्ट करता है, हमारी निजी जिंदगी को किस तरीके से इंपैक्ट करता है? इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो ट्रांसपोर्टेशन का प्राइस बढ़ जाता है, फ्यूल्स का प्राइस बढ़ जाता है, ग्रोसरीज के प्रोडक्ट्स के प्राइस बढ़ जाते हैं, या फिर किसी भी सर्विस की प्राइसेस बढ़ जाती है यार। तो इन्फ्लेशन जो है समझना बहुत जरूरी है। तो ये कंट्रोल, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है आरबीआई। आरबीआई बेसिकली आप सब जान रहे होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन आरबीआई कैसे इसे कंट्रोल करती है, चलिए ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जब भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है उस समय पे आरबीआई क्या करती है, आपका परचेजिंग पावर लो करती है। ठीक है, लो करती है से क्या मतलब है, जो भी इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट जो आप पे करते हो बैंक्स में लोन के आधार पे, जैसे कि पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन, एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा लोन्स, तो उसमें क्या करती है, इंटरेस्ट को इंक्रीज कर देती है। तो जब इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो उस समय पे क्या है, परचेजिंग पावर आपका लो हो जाता है। ठीक है, ये चीजें याद रखिएगा। तो जब परचेजिंग पावर आपका लो होता है तो आप जो है पहले जो आप चीजें खरीद रहे थे, जैसे पहले की 6% का इंटरेस्ट चार्ज किया जाता था बाइक लोन पे, तो वहीं पे अब 12% कर दिया गया है। तो प्राइस क्या है कि मतलब जो स्प्लेंडर पहले 1 लाख रुपए में मिल रहा था वो 2 लाख रुपए में मिल रहा है, लेकिन जो 6% पे कभी आप ईएमआई पे खरीद सकते थे वो 12% पे आप खरीद रहे हो। तो जब 12% और प्लस प्राइजेस भी अगर इंक्रीज हो गए तो आप एक बार ना सोचोगे यार कि मैं खरीदूं या फिर नहीं खरीदूं। तो आप बेसिकली क्या करेंगे, नहीं खरीदेंगे। तो उस समय पे क्या करेंगे, आप जितने भी पैसे आप इनिशियल फेज पे डाउन पेमेंट के लिए रखे होंगे या फिर आप पैसा मंथली मंथली पे करोगे, तो उस चीज को क्या करोगे, आप इन्वेस्ट करोगे, सेव करोगे। तो इस तरीके से जो है आरबीआई कंट्रोल करती है इन्फ्लेशन को इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, तो अभी तक हमने जान लिया कि ये इन्फ्लेशन होता क्या है, इसके वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होकर हो सकता है, इसको कंट्रोल कौन कर सकता है या फिर कैसे किया जा सकता है, या फिर ये हमारे लाइफ पे यानी कि निजी जिंदगी पे कैसे असर करता है। ये सारी चीजें हमने जान ली। अब हम जानते हैं कि इन्फ्लेशन से इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है। तो म्यूचुअल फंड या फिर आरडी कर रहे हो या फिर एफडी कर रहे हो या फिर लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही अच्छा चीज है यार, लेकिन इन्वेस्टमेंट समझना भी उतना ही जरूरी है। ठीक है, देखिए इन्फ्लेशन के साथ साथ जो है इन्वेस्टमेंट समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप इन्फ्लेशन समझेंगे तभी आप इन्वेस्टमेंट समझ पाएंगे, फिर जाके आप एक एग्जैक्ट अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। एफडी जो है ज्यादा से ज्यादा 6 या 7% का रिटर्न आपको दे रहा है, चलिए 7% ही मान लेते हैं मैक्स टू मैक्स, और वहीं पे इन्फ्लेशन अगर एज्यूम करते हैं तो पर ईयर 6% से इंक्रीज होता है। अगर हाउस होल्ड इन्फ्लेशन की बात करें तो वहां पे आप तो छोड़ ही दो, फिर आप 6% और ऐड करो, लेकिन हम हाउस होल्ड इन्फ्लेशन पे नहीं जाएंगे। अभी हम नॉर्मल इन्फ्लेशन की बात करेंगे जो कि बेसिकली हर साल 6% से इंक्रीज होता है। सो बेसिकली जब 6% से इंक्रीज होता है और 7% जब आप एफडी में आप पैसे लगा रहे हो तो उस समय क्या होता है, अगर 6 - 7 करेंगे तो 1% ही जो आपके पास एक्स्ट्रा जो आपके पास परसेंटेज अमाउंट जो है वो बच जाता है इन्फ्लेशन के लॉन्ग रन में। ठीक है, लेकिन उसमें भी क्या है कि बहुत सारे ऐसे टैक्सेस है, एसटीसीजी हो गया, एलटीसीजी हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो ये सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ती है। ठीक है, तो वो 1% में वो भी चला जाता है बहुत हद तक। मैं ये नहीं बोलूंगा पूरा, लेकिन बहुत हद तक। आप आरडी कर रहे हो, आप एमआईएस से कर रहे हो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना बुरी बात नहीं है। लेकिन अब आते हैं म्यूचुअल फंड के ऊपर। म्यूचुअल फंड क्यों गवर्नमेंट बोल रही है, अभिनेता या नेता बोल रहा है कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है। मैं मानता हूं और आपको मानना चाहिए कि म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू कैपिटल रिस्क, बट हाँ म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपका लंबा हॉरिजॉन टाइम है ना कि 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, तो आप एक कंपाउंडिंग पे बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड खुद बोलती है कि मिनिमम 12% तो आप लेके ही चलो कि आपका इंक्रीमेंट है। ठीक है, 12%। तो अगर आप जब 12% म्यूचुअल फंड का रिटर्न और इन्फ्लेशन का रिटर्न जो कि 6% से इंक्रीज हो रहा है, तो दोनों को अगर आप जब माइनस यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हो तो तब भी आप 6% इंक्रीमेंट पे रहते हो। चलो 1% और भी हटा देते हैं, ठीक है, टैक्सेस वगैरह को लेके। लेकिन म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ऐसे स्कीम्स हैं, ईएलएसएस वगैरह हैं, जो आपको टैक्स सेविंग फंड है, जो कि ये टैक्स बचाते हैं आपके। तो अब आते हैं, चलो ठीक है 5% ही इंक्रीमेंट मान लो, ठीक है, 6% आपका एज्यूम कर दो, माइनस कर दो 12 में, तो आपका 6 बच जाता है, और 6 में 1% टैक्सेस के लिए रिलीज कर देते हो तो 5% बच जाता है। तब भी आप 5% सरप्लस पे रहते हो, डेफिसिट नहीं करते हो, सरप्लस पे रहते हो। तो आप एक अच्छा फाइट कर सकते हो इन्फ्लेशन के साथ। इसीलिए इन्फ्लेशन समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आज से 10 साल 20 साल बाद 1000 रुपए करके भी अगर आप पैसे जमा कर रहे होंगे, 30 साल बाद उसकी कीमत 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक चली जाएगी। तो 1.5-2 करोड़ की कीमत कितनी होगी? क्या इतना ही रहेगा? मतलब आज जितना 2 करोड़ से आप सामान खरीद पा रहे हैं, चीजों को खरीद पा रहे हैं, आप 2 करोड़ में घर
बना पा रहे हैं, तो क्या आज से 20-30 साल भी आप जो घर आज आपने 2 करोड़ में बनाया है, उस समय 20 साल बाद भी क्या आप उसी 2 करोड़ में इतने बड़े घर बना पाएंगे, इसी तरीके से बना पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यार साथ ही इन्फ्लेशन भी तो इंक्रीज हो रहा है 6% से, वो भी समझ रहे हैं। तो उस समय क्या होगा कि आपको वो 2 करोड़, जो आपका 2 करोड़ का वैल्यूएशन है, वो मात्र 50 लाख रह जाए, यानी कि 50 लाख का परचेजिंग पावर आपके पास बच जाए। मतलब आज के हिसाब से वो 2 करोड़ का वैल्यूएशन 50 लाख हो जाएगा उस समय। समझ रहे हैं मेरी बात? तो इन्फ्लेशन समझना उतना ही जरूरी है जितना इन्वेस्टमेंट समझना जरूरी है। आप ये तो जरूर करते हो कि यार म्यूचुअल फंड में लगा दो, यार लाइफ इंश्योरेंस में लगा दो, यार एफडी में लगा दो। मैं कहीं भी पैसे डालने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको इन्फ्लेशन समझना उतना ही जरूरी है। बेसिकली चलो कोई नहीं, हम आज बहुत सारी चीजें समझ चुके हैं, किस तरीके से म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट वगैरह डील करता है इन्फ्लेशन के साथ, या फिर इन्फ्लेशन होता क्या है, हमारे इकोनॉमी पे इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, जीडीपी पे इसका प्रभाव कैसे पड़ता है, जो कि बेसिकली होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इन सब तरीके से हम जो है इन्फ्लेशन के बारे में एक इन डिटेल जो है कवरेज ले चुके हैं और समझ चुके हैं कि इन्फ्लेशन कैसा होता है और किस तरीके से वो वर्क करता है। तो आई होप कि आप आगे से जो है इन्वेस्टमेंट जब भी करोगे तो इन्फ्लेशन को एक नजर जरूर देखोगे, नजरअंदाज मत करना यार, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है बहुत बड़ा टॉपिक है। इसको समझना और जानना उतना ही जरूरी है जितना आपके डेली लाइफ के नीड्स की जरूरत है, जैसे खाना पीना रहना, समझ रहे ना। तो सारी चीजें हम जान चुके हैं, ठीक है। अब मैं बता दूं आपको कि मैं जो हूं एक सर्टिफाइड ARN होल्डर हूं। बेसिकली मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूट करता हूं, ठीक है। मैं आपको मुझसे खरीदने के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी कंसल्टेशन करवाना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फ्री है यार। आप हमसे ना अवेयरनेस ले सकते हो, आप किसी भी फंड को जानना है, किसी भी तरीके की चीजें को जानना है म्यूचुअल फंड के अंदर, मैं आपको समय दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आप करवाओ या ना करवाओ वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं हमेशा खड़ा हूं आपके लिए 24/7 यार। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो ना यार, तो लाइक करें, हमारे वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए याद रखिएगा, इन्फ्लेशन जो है नजरअंदाज मत करिए। मिलते हैं।